हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 6 इसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज और उपनिवेशवाद। यह वीडियो जो है आज लेक्चर पहला है क्योंकि चैप्टर लंबा है तो 2-3 लेक्चर चल जाएगा आराम से। तो यह पहला लेक्चर है, तो आइए हम लोग इसको अब अच्छे से समझेंगे। तो समझेंगे अब हम। इसमें प्रारंभ से ही भारत में वन संपदा एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में रहा है, ठीक ना। वन यानी जंगल। तो शुरू से ही जो है युगों युगांतर से भारत में क्या रहा है, जंगल रहा है। लगभग 22 से 25% भूमि वनों से आच्छादित है, जहां अनेक जातियां एवं जनजातियां निवास करती, ठीक ना। तो लगभग 100% में 22 से 25% भूमि ऐसे हैं, ठीक ना, जहाँ की क्या है, वन है। क्या है, वन है, जंगल है, ठीक ना। और उन जंगल में जो है बहुत सारे जाति जनजाति निवास करते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये लोग भारतीय प्रायद्वीपीय के मूल निवासी हैं। ऐसा माना जाता है कि यही लोग जो भारत के मूल निवासी हैं। ये जाति जनजाति जो क्या है, भारत के मूल निवासी हैं। हम लोग क्या है, मूल निवासी नहीं है, ठीक ना। यही वजह है कि उन्हें आदिवासी कहा जाता है, ठीक ना। जाति और जनजाति को हम लोग क्या कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, ठीक ना। भारत में जो जाति और जनजाति पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। भारत में इनकी आबादी अफ्रीका के बाद सर्वाधिक है, ठीक ना। पूरे विश्व में सबसे अधिक आदिवासी कहाँ है, अफ्रीका में। ये लिखेंगे पॉइंट, ठीक ना। और दूसरे नंबर में कहाँ पे है, भारत में, ठीक ना। आप देखो मुख्य बिंदु में पहला पॉइंट यहाँ लिखेंगे कि क्या दिया यहाँ पे, भारत में इनकी आबादी अफ्रीका के बाद सर्वाधिक है, ठीक ना। तो विश्व में सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक आदिवासी, विश्व में सबसे अधिक आदिवासी कहाँ पर है, अफ्रीका में। विश्व में सबसे अधिक आदिवासी अफ्रीका में है। और दूसरा बनेगा, ठीक ना, आदिवासी के मामले में भारत कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। अफ्रीका के बाद दूसरे नंबर पे है। आदिवासी आदिवासी के मामले में भारत, अल्लाह मत कीजिए, भारत विश्व में दूसरा स्थान पर है। सबसे अधिक आदिवासी कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में, ठीक ना। उसके बाद भारत कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, ठीक है। कि अफ्रीका के बाद जो आदिवासी से कहीं निवास करता है वो कहाँ निवास करता है, भारत में करता है। आदिवासी और वनों के बीच एक सहजीवी संबंध है, ठीक ना। आदिवासी और जंगल, वन मतलब जंगल के बीच का एक घना संबंध है। जनजातीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के साथ वनों का संबंध बहुत ही गहरा है, ठीक ना। आदिवासी को हम लोग जनजातीय भी कहते हैं। इसके साथ जो है जंगलों का, वनों का संबंध बहुत ही गहरा है। भोजन, ईंधन, लकड़ी, घरेलू सामग्री, जड़ी बूटी, औषधि, पशु के लिए चारा और कृषि औजार की सामग्री के लिए ये वन पर आश्रित रहते हैं, ठीक ना। यानी टोटल चीज के लिए आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं, आश्रित वन पे। चाहे लकड़ी हो, भोजन हो, ईंधन हो, घरेलू सामान हो, कोई भी हो, ठीक ना। वे अनेक पक्षी की पूजा करते हैं, ठीक ना। बहुत अनेक वृक्षों की पूजा करते हैं। आदिवासी का क्या करते हैं, बहुत ऐसे वृक्ष हैं, पेड़ पौधे, जिसके वे लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। वन्य समाज में रहने वाले जनजातियों ने अपने आप को वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि जातीय आधार पर समाज में रखा है, ठीक ना। और वन्य समाज में जो रहते हैं ये लोग, जनजाति लोग, अपने आप को वर्ग के यानी कैटेगरी के आधार पर नहीं बांटा है बल्कि जातीय आधार पर बांटा है। उदाहरण के लिए पहाड़ियाँ, चेरो, कोल, उराव, हो, संथाल, चुआर, खड़िया, भील, मुंडा, ये सब जाति का नाम है, ठीक ना। ये सभी जो आदिवासी के जाति का नाम है। आदिवासी कोई एक जाति के नहीं होते हैं बल्कि ये चेरो जाति, कोल जाति, उराव जाति, संथाल जाति, चुआर जाति, ठीक ना, खड़िया जाति, भील जाति, मुंडा जाति, ये सब होता है। भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश
आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। पूछेगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? भील। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? भील। भारत में सबसे अधिक भील जनजाति के लोग पाए जाते हैं, ये लिखेंगे। भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, ठीक ना, जो कहाँ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा, इन सब राज्यों में ये जनजाति पाए जाते हैं। गोंड इस देश की दूसरी बड़ी जनजाति, ठीक ना। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, ये भी लिखेंगे, ठीक ना। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति गोंड है। सब जो है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है, ठीक ना, जो कि तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा। उसके अलावा ये सब पॉइंट कंपटीशन में भी खूब पूछता है। गोंड इस देश की दूसरी बड़ी जनजाति है। इस देश में लिखो, इस देश में कौन सा देश? तो भारत, ठीक ना। गोंड भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है। सबसे अधिक कौन सा जनजाति पाया जाता है? भील पाया जाता है। उसके बाद कौन सा है? गोंड पाया जाता है ना। आप पूछेगा गोंड जनजाति कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में पाई जाती है, ठीक ना। यानी कि गोंड कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में है, ठीक ना। और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन सब में जो है भील जाति भी पाया जाता है। संथाल भारत में तीसरी बड़ी जनजाति है, तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ठीक ना। संथाल भारत के 4 ही राज्यों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक ना। इन्हीं प्रदेशों में उराव, मीना, मुंडा, खोंड आदि जनजाति भी पाए जाते हैं ना। उराव जनजाति हो गया, मीना हो गया, मुंडा हो गया, खोंड हो गया, ये सब भी बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में ही पाया जाता है। तो पूछेगा ना कि संथाल जाति के मामले में, ठीक है, संथाल जनजाति के मामले में भारत कितने स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। ये लिखें, संथाल भारत में तीसरी बड़ी जनजाति है। संथाल भारत में तीसरी बड़ी क्या है? जनजाति है। तीसरी बड़ी जनजाति है। और संथाल लोग कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं, ठीक ना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक ना। अब पूछेगा भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। भारत में दूसरी बड़ी जनजाति गोंड है। तीसरी बड़ी जनजाति संथाल है। 18वीं शताब्दी के पहले तक ये जनजातियां वन संपदा का प्रयोग अपने जीविकोपार्जन के लिए करती थी, ठीक ना। 18वीं शताब्दी मतलब हुआ कि समझ लगभग 1800 ईस्वी से पहले, ठीक ना। 1700 ईस्वी से पहले तक, 1700 कुछ ईस्वी को हम लोग 18वीं शताब्दी कहेंगे, जैसे 1732, 34, 36 कुछ भी रहे। उससे पहले ये लोग जो क्या करते थे, वन संपदा का प्रयोग अपने जीवन के उपयोग के लिए करते थे। इनका जीवन बहुत ही सीधा होता था और सामाजिक जीवन में ये लोग हस्तक्षेप की नीति अपनाते थे, ठीक ना। इसका जीवन बहुत ही सीधा साधा नॉर्मल जीवन होता था। 18वीं शताब्दी के अंत तक ये विदेशियों के उपनिवेशवाद के शिकार बन गए, ठीक ना। 18वीं शताब्दी जब तक खत्म हुआ, इस पे क्या करने लगे? विदेशी लोग अपना कब्जा करने लगे, ठीक ना। विदेशी लोग इसको अपना नौकर चाकर बनाने लगे, इससे खटवाने लगे, तो विदेशी के उपनिवेश के शिकार बन गए। यही वजह थी कि उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ कई सशस्त्र विद्रोह किए, जिसकी पूर्ण आहुति 1857 की क्रांति एवं आगामी क्रांति में हुई, ठीक ना। ये लोग अपने अधिकार के लिए, हक के लिए, कि बहुत सारे विदेशी आके इस पर क्या किए? आक्रमण करते थे, मारते पीटते थे, ठीक ना। उसके बाद जो है इसको क्या करते, अब नौकर की तरह खटाते थे। तो ये लोग बहुत सारा विद्रोह किए, जिसमें सबसे बड़ा जो विद्रोह लड़ाई था वो था 1857 की क्रांति।
यद्यपि आगे चलकर उनके लिए कुछ सुधारात्मक आदेश पारित किए गए, फिर भी सीधे साधे वन में जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासियों ने अस्त्र शस्त्र का सहारा क्यों लिया, यह जानने के लिए हमें वन्य समाज एवं उनकी तत्कालीन संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, ठीक ना। कहता है जब आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद क्या हुआ, तो कुछ इन लोग के लाइफ में, जीवन में कुछ सुधार हुए, कुछ अधिकार दिया गया, फिर भी ये लोग जो है, ठीक ना, उससे संतुष्ट नहीं थे और आगे चलकर यह जो है, ठीक ना, तत्कालीन संस्कृति के रूप में कैसे सामने आया, तो वो हम लोग समझेंगे। अब राजनीतिक जीवन, ठीक ना, राजनीतिक जीवन 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कबीलों में बटा था। किसे बटा था? कबीला में, कबीला में बटा था। सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता के कारण प्रत्येक जनजाति एक मुखिया के तहत संगठित थी, ठीक ना। प्रत्येक जनजाति एक मुखिया के तहत क्या था? जुड़ा हुआ था, मुखिया के तहत आपस में जुड़ा हुआ था। मुखिया का मुख्य कर्तव्य कबीला को सुरक्षा प्रदान करना था, ठीक ना, जिसमें कि मुखिया का मुख्य काम होता था कबीला में सुरक्षा प्रदान करना, ताकि वो जैसे मान के ये कबीला 1 हो गया, वो लोग रहता है कबीला नंबर 2 में, वो लोग रहता है कबीला 3 में, ठीक ना, तो कोई भी आगे कबीला पर हमला ना करे, सुरक्षित रहे। धीरे धीरे ये मुखिया कबीलों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, ठीक ना। उसको मुखिया इसलिए होता था ताकि कबीला में क्या रहे? सुरक्षित रहे, कोई आदमी जो यहाँ पे ये लोग क्या करे, हल्ला गुल्ला ना करे, ठीक ना, लड़ाई झगड़ा आपस में ना हो। तो मुखिया धीरे धीरे क्या करने लगा, इस पर अपना अधिकार समझने लगा। इन्होंने अपने लिए बहुत से विशेषाधिकारों को भी प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली, ठीक ना। विशेषाधिकार में बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जिसके लिए ये क्या किए, सफलता हासिल किए, मतलब मांग की और मिल गया। जनजातियों का मुखिया बने रहने के लिए उनका युद्ध कुशल एवं सुरक्षा देने के कार्य में सक्षम होना अनिवार्य था, ठीक ना। तो जनजाति का वो लोग मुखिया था तो स्वाभाविक सी बात है युद्ध कला में उसको अच्छा होना चाहिए, ठीक ना। युद्ध कला में क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ताकि अगर समझो कोई संकट आ जाए तो मुखिया सबसे आगे रहेगा। इनकी स्वयं की शासन प्रणाली थी, ठीक ना। शासन प्रणाली में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था, ठीक ना। पूछेगा कि किस प्रणाली में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था? तो शासन प्रणाली में, ठीक ना। किस प्रणाली में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया? तो शासन प्रणाली में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। परंपरागत जनजातीय संस्थाएं वैधानिक, न्यायिक तथा कार्यपालिका शक्तियों में निहित थी। बिहार के सिंहभूम में, ठीक ना, मनिकी व मुंडा प्रणाली और संथाल परगना में मांझी व परगनैत प्रणाली आज भी प्रचलित है, जिनका संचालन मुखियाओं द्वारा किया जाता है, ठीक ना। बिहार के सिंहभूम पहले बिहार में हुआ करता था, अब समझिए झारखंड में है। अब कहाँ है? झारखंड में। सिंहभूम क्या है? झारखंड का एक जिला है, ठीक ना, जो कि पहले बिहार में था। झारखंड में पहले कहाँ था? बिहार में ही था। यहाँ जैसे हो गया मनिकी, मुंडा, संथाल, मांझी, ठीक ना, ये सब आज भी क्या प्रचलित है, जिसकी जो है देख रेख संचालन किसके द्वारा होता है? मुखिया के द्वारा होता है। अंग्रेजी शासन के समय उनके द्वारा प्रलोभन दिए जाने के कारण अधिक संख्या में ये मुखिया अंग्रेजों के हिमायती होने लगे और कठोरता से राजस्व में वसूली में उनका साथ देने लगे, ठीक है। जब अंग्रेज लोग आए, मुखिया को क्या किए? भड़काए। वो लोग जनजाति पे अटैक नहीं किए, डेटिक्स पे अटैक किए, मुखिया को अपने बस में किए, ठीक ना, कि अगर आप जो है हमसे मिल जाते हैं तो हम आपको इतना टैक्स देंगे, आपको ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, ऐसे रखेंगे, वैसे रखेंगे, ऐसो आराम का जीवन देंगे। तो मुखिया लोग क्या हुआ? अंग्रेजों की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गया और अपने जनता पे क्या करने लगा? तो दुर्व्यवहार करने लगा, ठीक ना। जनता पे जबरदस्त टैक्स वसूलने लगा। मान लो पहले लेता था 5% टैक्स, अब लेने लगा 10% टैक्स, मारपीट की जबरदस्ती, ठीक ना। हाँ, मुखिया ही क्या, ठीक ना। क्यों अंग्रेज लोग किसको अपने बस में किया? मुखिया को, ठीक ना। सोचा कि अगर समझो कि जनजाति लोग अपने बस में करेंगे, ये लोग हमको मारेगा पीटेगा, जितने नहीं देगा, ठीक ना। और एक कितना के बस में करेंगे? इससे अच्छा डायरेक्ट चलो एक कबीला के मुखिया से मिल लो, ठीक ना। किसी मुखिया से मिले हो, एक मुखिया के अंदर समझो 2-3 कबीला होता था, और एक कबीला में नहीं हो तो समझो 20, 25, 50 आदमी रहते, ठीक ना। समझो इतना आदमी उसके कैप्चर में आ गया। फिर दूसरा मुखिया से बात किया, वो जिस भी कबीले का मालिक था वो पूरा कबीला क्या आ गया? अंग्रेज के कैप्चर में आ गया। हालांकि बाद में राजनीतिक दृष्टिकोण से जब आदिवासियों का शोषण किया जाने लगा, तब उन्होंने भी कई जगहों पर समाज के लोगों का साथ दिया, ठीक ना। जब आदिवासियों को बहुत ज़्यादा शोषण होने लगा तो बहुत जगह ये लोग क्या किया? समाज का साथ दिया। अगर राजनीतिक जीवन, ठीक ना, राजनीतिक जीवन में ये लोग का जीवन कैसा था? जैसे पहला पॉइंट, जैसे मुखिया के तहत कबीलों का गठन किया जाता था। मुखिया के तहत क्या था? कबीलों का गठन होता था। दूसरा, जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, ठीक ना। सत्ता क्या किया गया? विकेंद्रीकरण किया गया। तीसरा, राजस्व वसूली के लिए सिंहभूम में मानकी एवं मुंडा प्रणाली। चौथा पॉइंट है संथाल परगना में मांझी एवं परगनैत प्रणाली।
लिखे यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया शासन प्रणाली में। अगला पॉइंट लिखना है छठा यहाँ पे, शासन प्रणाली में सत्ता का विकेंद्रीकरण सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। शासन प्रणाली में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। ये सब क्या था तुम्हारा राजनीतिक जीवन। क्या था राजनीतिक जीवन। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे सामाजिक जीवन, ठीक ना। राजनीतिक के मामले में इन लोग का जीवन कुछ ऐसा था। अब समझें सामाजिक जीवन, समाज के मामले में इन लोग का जीवन कैसा था, ठीक ना। याद दिया गया आदिवासी सीधे साधे सरल प्रकृति के थे, ठीक ना। बहुत ही सीधे साधे और सरल स्वभाव के होते थे। आमतौर पर वे स्वयं को शेष समाज से अलग रखते थे, लेकिन अंग्रेजों के ने उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया, ठीक ना। ये क्या करते थे, अपना समाज ही अलग बना लेते थे, ठीक ना। अपना समाज ही क्या करते थे, अलग बना लेते थे। कभी भी जो है ठीक है दूसरों के समाज में जहाँ से अनेक बड़ी जाति जो निवास करते थे, कभी भी उन समाज में ये लोग जो है आदिवासी लोग नहीं जाया करते थे। अपना जंगल में झुग्गी झोपड़ी बनाकर अपना समाज को अलग कर लेते थे और वहीं पे ये लोग अपने जीवन को व्यतीत करते थे। अंग्रेज क्या किया, उनके सामाजिक जीवन में भी हस्तक्षेप किया। आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से उन्होंने कबीला के सरदारों को जमींदार का दर्जा दे दिया, ठीक ना। जो कबीला का जो सरदार था या जो मुखिया होता था उसको जमींदार का दर्जा दे दिया अंग्रेज कि ये जमीन अब से तुम्हारी है। इस जमीन का मालिक कौन है, तुम हो। इस कबीले के भी मालिक तुम हो, कबीला के आसपास जो जमीन है उसका भी मालिक तुम हो। वन्य समाज के अंदर ईसाई मिशनरियों के घुसपैठ को भी बढ़ावा दिया गया, ठीक ना। वन्य समाज क्या किए, ईसाई और मिशनरियों के घुसपैठ को भी क्या दिया, बढ़ावा दिया। बढ़ावा दिया, ठीक ना। जिससे उनकी सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। जनजाति लोग का जो जीवन जो समाज में रहना भी लोग के लिए क्या हो गया, थोड़ा दुर्लभ हो गया। जंगल से उनके गहरे रिश्ते को भी तोड़ दिया गया, ठीक ना। अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, जंगल से जिसका घना रिश्ता था, ठीक ना, वो जंगल को अपना दोस्त मानता था, अपना मित्र मानता था, उसके संबंध को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। वे जंगलों से लकड़ी काटते थे तो उनका प्रयोग ईंधन के रूप में करते थे। पशुओं का चारा भी जंगलों के घास से इकट्ठा करते थे, ठीक ना। आदिवासी लोग क्या करते थे, जंगल से लकड़ी काट कर उसका प्रयोग किसमें करते थे, ईंधन। ईंधन मतलब क्या होता है, जलावन। ईंधन मतलब जलावन के रूप में करते थे। उसके बाद जब पशु लोग, ये लोग पशु भी पालते थे, जैसे गाय भैंस बकरी भी पालते थे, ठीक ना। उनको जो चारा खिलाता है, यह चारा भी लोग जंगल से ही क्या करते, घास से इकट्ठा करते थे। उनका मुख्य शौक और मनोरंजन का साधन हिरन, तीतर और अन्य छोटे पशु पक्षियों का शिकार करना था, ठीक ना। ये लोग जो है बहुत ही शौक से जो है हिरन, तीतर और छोटे छोटे पशु पक्षी का शिकार करते थे, यानी कि खाने के लिए उसका शिकार करते थे, ठीक ना। कौन सा, हिरन, तीतर और छोटे छोटे पशु पक्षी। इनका मानसिक जीवन इतना सादा था कि ये स्वच्छंदता पूर्वक जीवन बिताते थे। मतलब पूरा ही इसको लगता था हम बहुत आज़ाद हैं, अपने आज़ादी के साथ जीवन बिताते थे। नाच और गाना इनका महत्वपूर्ण शौक था, ठीक ना। और देखा गया कि आदिवासी लोग का जो है क्या होता है, नाच गाना अलग ही होता है ना। उन लोग का नाच गाना हम लोग से क्या, गाना भी लोग ऐसा गाता है कि हम लोग समझ नहीं पाएंगे, और नाच भी इस प्रकार करता है कि हम लोग देख के भी कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल अलग होता है। ये खेती गृहस्थी करते थे, मतलब खेती बाड़ी भी ये लोग करते थे। सामाजिक जीवन में उनके संगीत एवं नृत्य कला पर भी कृषि कार्य के विभिन्न पहलुओं का पूरा प्रभाव था, ठीक ना। समाज में क्या करते थे, जब खेती वगैरह करते थे ये लोग क्या करते थे, खेती करते वक्त गाना सब भी गाते थे। चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को उनका सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल मनाया जाता था, जो आज भी प्रचलित है, ठीक ना। तो यानी कि आदिवासी का सबसे जो है प्रमुख पर्व कौन सा है, सरहुल, जो कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को। ये आज भी बहुत महत्वपूर्ण, आज भी फेमस है, ये पॉइंट भी लिख लेते हैं। कितना नंबर पॉइंट होगा, देखो 7 में है। चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को उनका सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल मनाया जाता है, ठीक ना। ठीक है, आदिवासी का सबसे महत्वपूर्ण पर्व। हल्ला मत करो, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, समझो, ठीक है। किसी के जीवन के बारे में दिया गया है,
जो हमारे भारत में जो कोई व्यक्ति कोई समाज जो है किस प्रकार का जीवन जी रहा है। आदिवासी का सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल है, ठीक ना। ये लोग का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? सरहुल। ये पर्व का नाम है इसका, जो कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को, ठीक ना। आदिवासी समाज की महिलाएं अपने समाज में पूर्ण रूपेण स्वच्छंद थी और जीविकोपार्जन में वे पुरुषों का हाथ बटाती थी, ठीक ना। आदिवासी महिला जो है अपने आप को आज़ाद समझती थी, हर एक काम में, ठीक ना, चाहे घर का काम हो चाहे बाहरी काम हो, घर के काम में हाथ बटाती ही है। उसके अलावा जो है आदिवासी महिलाएं क्या करती है, बाहरी काम में भी पुरुषों का हाथ बटाती है, ठीक ना। देखा होगा बहुत से आदिवासी जब जो झुग्गी झोपड़ी बना के जो दुकान वगैरह करते हैं, ठीक ना, महिला पुरुष दोनों मिलकर करता है ना। लोहार सब वाला काम जो करता जो है करता है ना, बराबर देखता है झुग्गी झोपड़ी पर लगाता है वो लोग। उपनिवेशवाद की भावना से प्रेरित होकर अंग्रेज सरकार ने छोटे शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि बड़े जानवरों का शिकार करना मना नहीं था, ठीक ना। क्या क्या किया अंग्रेज, क्या क्या बोला, छोटा छोटा जानवर को अब से मारना मना है। उसको क्या किया, क्या प्रतिबंध लगा दिया, बोला बड़ा जानवर को मारना मना नहीं है। अंग्रेज की नज़र में बड़े जंगली एवं बर्बर जानवर आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे, ठीक ना। उसका मानना था कि ये लोग आदि समाज के प्रतीक चिन्ह हैं। किसका मानना था? अंग्रेज का मानना था कि बड़ा जानवर जो आदि समाज का प्रतीक चिन्ह है। उसका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मार कर ये यहाँ के लोगों को सभ्य बनाएंगे, ठीक ना। अंग्रेज क्या क्या दिमाग लगाया, बोला छोटा छोटा जानवर को जो है जो मारता जो है, ठीक ना, तो क्या होता है, तो उससे जानवर की कमी होती है। ये खतरनाक जानवर से अंग्रेजों को भी डर लगता था। सोचा ये कि अब बड़े जानवर को बोलते मारने के लिए, ठीक ना, छोटा जानवर पे मारना क्या कर दिया, मना कर दिया कि बड़ा जानवर को मारेगा तो उससे क्या हो, खतरनाक जानवर खत्म हो जाए, हो जाएगा ना, समाज सभ्य बन जाएगा। परिणाम यह होगा कि जानवरों की कई प्रजातियाँ विलुप्त होने लगी, ठीक ना। और ये लोग क्या किए, इतने ज़्यादा समझौते कि एक्टिव थे कि बड़े बड़े जानवर को भी मारने लगे। और बहुत सा ऐसा जानवर था जो कि समझो विलुप्त सब खत्म हो गया है भारत से, क्या हो गया, एकदम खत्म हो गया। इस तरह वन्य जीवन के सामाजिक पर्यावरण को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट करने की पूरी कोशिश की, जिससे उनके प्रति विरोध का भाव पैदा हुआ, ठीक ना। ये था क्या, सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में क्या क्या खास चीज़ देखने को मिला? इसमें देखने को मिला, पहला नृत्य गान एवं शिकार में अभिरुचि, ठीक ना। आदिवासी को नाच गान में, शिकार करने में क्या था, काफ़ी रुचि था। और दूसरा पॉइंट क्या देखने को मिला, सरहुल मुख्य त्योहार। आदिवासी का सबसे मुख्य त्योहार क्या है, सरहुल है। और तीसरा पॉइंट देखने को क्या मिला, आदिवासियों के शिकार पर प्रतिबंध। आदिवासी जो जानवरों का शिकार करते थे उस पर प्रतिबंध लगाया गया, रोक लगाया गया, ठीक ना। अगला अब है आर्थिक जीवन। कहता है वन्य समाज का आर्थिक जीवन का आधार कृषि था, ठीक ना। वन्य समाज का आर्थिक जीवन का यानी कि लोग का आधार क्या था, कृषि। कृषि मतलब क्या होता है, खेती। वे जगह बदल बदल कर घूमतू झूम या पोंडू विधि से खेती क्या करते थे, ठीक ना। यानी कि वो क्या करें, आज तो यहाँ खेती किए, एक बार फसल यहाँ लगाए, फिर जो है अगला फसल कहीं और लगाएंगे, फिर अगला फसल कहीं और लगाएंगे। इसी प्रकार जो जगह बदल बदल कर घूम कर वे क्या करते थे, खेती करते थे, ठीक ना। कौन कौन खेती करते थे, घूमतू झूम या पोडू, ठीक ना। घूमतू झूम या पोडू, इन सब विधि से वो लोग खेती किया करते थे, ठीक ना। जब उन्हें लगता था कि उनके खेत अब उपजाऊ नहीं रह गए हैं, तब वे जंगल साफ कर नई जमीन तैयार कर लेते, ठीक ना। जब लगता था यहाँ अब खेती उपजाऊ नहीं है, यहाँ फसल नहीं उग रहा है, क्या करते थे, उनको क्या करते थे, साफ सफाई करके और नया जगह फिर खेती करते थे। खेती की इस व्यवस्था से अंग्रेज को लगान निश्चित करने और उनकी वसूली करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता, ठीक ना। तो होता क्या था, अंग्रेज पहले मान के आदिवासी यहाँ है, अंग्रेज को लगता सब यहाँ है। अब जब वहाँ टैक्स वसूलने गया, पता चला ये लोग तो वहाँ से अपना बुढ़िया बिस्तर समेट के क्या किया, वहाँ से भाग गया, ठीक ना। अपना बुढ़िया बिस्तर समेटा, वहाँ से निकल लिया, कहीं और है। फिर अंग्रेज को ढूंढना पड़ता था कहाँ गया। उससे क्या होता था, अंग्रेज का मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अतः अंग्रेजी सरकार ने इस पर रोक लगा दी, इस पर भी रोक लगा दिया, ठीक ना। बोला अब जो जहाँ पर है वहीं पे खेती करेगा। जमीन पर अत्यधिक लगान और उनके वसूली का अत्याचारपूर्ण तरीकों ने आदिवासियों में उनके प्रति क्षोभ उत्पन्न कर दिया, ठीक ना। इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया जमीन पर कि अब जो आदिवासी क्या करने लगे, अंग्रेजों के प्रति खफा में गुस्सा रहने लगे। उनके समुदायों को अपना गृह संस्थान परिवर्तित करना पड़ा, ठीक ना। बाद में ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा विद्रोह का प्रदर्शन किए, ठीक ना। बाद में ये लोग क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ जम कर जो आंदोलन किए।
आदिवासियों में खेती के अलावा अन्य उद्योग धंधों का भी प्रचलन था। वे हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, रबर आदि के व्यापार के साथ साथ लाह तैयार करने का भी काम किया करते थे ना। आदिवासी हाथी का दांत तैयार करते थे, बांस, मसाला, रेशा, रबर, ये सब चीज़ क्या करते थे, व्यापार के लिए तैयार किया करते थे। पलाश, बेर एवं कुसुम के पेड़ पर कीड़े ठीक है ना। ये सब चीज़ याद रखने का चीज़ है, इसे लिखा उतना लिखना जरूरी नहीं, याद रखना। आदिवासी लोग हाथी का दांत, बांस, मसाले, रेशे, रबर आदि के व्यापार के साथ साथ लाह तैयार करने का काम करते। क्या तैयार करते थे? लाह तैयार करते थे। ये पलाश, बैर एवं कुसुम के पेड़ पर लाह के कीड़े पालते थे और कारखानों में उससे लाह तैयार किया जाता था। ठीक ना। यहाँ पेड़ का नाम दे, जैसे पेड़ यहाँ पे कौन कौन पेड़ है? पलाश, पलाश का एक पेड़ है, ठीक है, पलाश, बैर एवं कुसुम, पलाश, बैर एवं कुसुम, इन सब पेड़ पे ये लोग क्या करते थे? लाह के कीड़े पालते थे ना। लाह उपजाने वाले कीड़े पालते थे और उन कीड़ों को क्या करते थे? फिर जो है कारखाना में ले जाकर उससे लाह बनाते थे। 1870 से यहाँ लाह कारोबार की उन्नति होने लगी। ठीक ना। 1870 से क्या होने लगा? लाह कारोबार की उन्नति होने लगा। ये लोग तसर उद्योग भी करते थे। ठीक ना। आदिवासी लोग जो है लाह उद्योग के अलावा और कौन सा उद्योग करते थे? तसर उद्योग भी करते थे। 19वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेजों ने रेल की पटरी एवं रेल के आगे समझते इसमें सीट बनाने के लिए जंगलों की 19वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेजों ने रेल की पटरी एवं रेल के डिब्बे की सीट बनाने के लिए जंगलों की कटाई करना शुरू कर दी, जिससे आदिवासी जनजीवन पर कुठोराघात हुआ। ठीक ना। मतलब अब क्या हुआ, जैसे 19वीं शताब्दी हुई, ठीक ना, अंग्रेज लोग को लगा कि अब जो है हमें रेल विकसित करना चाहिए, ट्रेन विकसित करना चाहिए। ठीक ना। उसके लिए क्या किया गया? रेल की पटरी बनाने के लिए, रेल के डब्बे बनाने के लिए, ठीक ना, रेल के डब्बे में सीट बनाने के लिए, तो डब्बा तो नहीं बनेगा लकड़ी का, सीट, उसके अंदर सीट रहता है। ठीक ना। सीट किसका बना होता है? लकड़ी का बनता है। ठीक ना। उसके ऊपर कवर चढ़ाया जाता है। तो सीट बनाने के लिए अब क्या करने लगा? ये लोग जंगल का खूब काटने लगा, क्योंकि लकड़ी कहाँ से मिलेगा? जंगल से मिलेगा। जंगल खूब काटने लगा, जिससे आदिवासी का जीवन थोड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक ना। डायट्रिच वेडिस नामक जर्मन एवं वन विशेषज्ञ ने 1864 में वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित कर आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया गया एवं जंगल को लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित किया गया। ठीक ना। जर्मनी के रहने वाले एक व्यक्ति थे, जर्मनी का देश है। ठीक ना। जर्मनी के रहने वाले एक व्यक्ति थे जिसका नाम था डायट्रिच वेडिस। डायट्रिच वेडिस, ठीक ना। डायट्रिच वेडिस क्या किए? 1864 में वन सेवा का स्थापना की कि वन को क्या क्या करना है? सेवा करना। ठीक ना। जंगलों पे उस पर 1865 में क्या किया? भारतीय वन अधिनियम लागू किए, जिसके लिए क्या किया गया? जंगलों पर जो है जंगलों की कटाई के लिए क्या किया गया? रोक लगा दिया गया। ये 2 पॉइंट यहाँ लिखेंगे। अभी लिखना है, ठीक ना। डायट्रिच वेडिस नामक जर्मन हमको मन में यही उठा था कलम। डायट्रिच बैडिस नामक व्यक्ति का नाम है डायट्रिच बैडिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने विशेषज्ञ ने 1864 में 1864 में वन सेवा की स्थापना की। ठीक ना। पूछेगा वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? 1864 ईस्वी में। वन सेवा की स्थापना किसने की थी? डायट्रिच वेडिस ने। एक और पॉइंट बनेगा, ठीक ना। यहाँ पे भारतीय वन अधिनियम
भारतीय वन अधिनियम 1865 में 1865 ईस्वी में पारित किया गया पूछेगा भारतीय वन अधिनियम, ठीक ना, कब पारित किया गया? याद रखना 1865 ईस्वी में पारित किया गया। आगे समझते हैं फिर क्या हुआ, ठीक ना, जंगलों की कटाई पर रोक लगा दिया गया। इससे आदिवासियों के आर्थिक जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन भी प्रभावित हुआ, ठीक ना। इससे क्या हुआ, इसका आर्थिक जीवन तो प्रभावित हुआ है, उसके अलावा क्या हुआ, सामाजिक जीवन भी प्रभावित हुआ। अंग्रेजी सरकार ने यहाँ के जमीन से अब राजस्व प्राप्त करने के लिए जमींदार व्यवस्था लागू कर दी, ठीक ना। यहाँ क्या क्या कर दिया कि जमींदार व्यवस्था लागू कर दिया कि जमीन का मालिक किसी को बना दिया गया। तो जमीन का मालिक जिसको बना दिया गया वो क्या कहलाया, जमींदार, ठीक ना। और जमींदार को क्या किया गया, उसको जो है ये भार दे दिया गया कि अब से आप लोग यहाँ क्या कीजिएगा, जमीन का भी टैक्स वसूलिएगा, जमीन का भी टैक्स वसूलना, ठीक ना। और जमींदार, महाजन और साहूकार द्वारा ये आर्थिक शोषण के शिकार होने लग गए, ठीक ना। अब जमींदार, महाजन, साहूकार ये सब मिलके इससे क्या करने लगे, ठीक ना, टैक्स वगैरह वसूलने लगे। धीरे धीरे वे किसान से मजदूर होते गए और उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई, ठीक ना। आदिवासी पहले क्या थे, किसान थे, अपने खेतों में क्या करते थे, खेती क्या करते थे, ठीक ना। धीरे धीरे क्या हो गया, ये किसान से क्या बन गए, मजदूर बन गए, क्योंकि इसका खेत भी अब इससे छीन गया, ठीक ना। जो कुछ खेत बचा पड़ा था उस पर जो है इतना टैक्स लाद दिया कि बेचारा टैक्स ही चुकाते रह, कभी उसका फसल खाने पाते, ठीक ना। तो कि फसल पर उगाते थे, उसको बेच के टैक्स चुकाते थे। अब ये दूसरे क्या मजदूरी करने लगे, किसान से मजदूर बनते चले गए और कंडीशन उसका पूरा क्या हो गया, डगमगा गया, बद से पूरा बदतर हो गया। उन्हें कहीं न्याय नहीं मिलता था, ठीक ना, कहीं भी उसको न्याय नहीं मिलता था। पुलिस भी उनकी मदद नहीं करती थी, उल्टे वह महाजनों का ही साथ देती थी, ठीक ना। पुलिस भी किसका साथ देता था, तो पुलिस भी जो है महाजन का ही साथ देता था, ठीक ना। आदिवासी का इस दुनिया में, ठीक है, इस भारत में सुनने वाला कोई नहीं था। पुलिस भी कर्ज के बदले उनके खेत, मवेशी आदि को महाजनों ने हड़प लिया था, ठीक ना। मवेशी मतलब वह जो भी पशु ये पालते थे, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता जो पालते थे, कर्ज नहीं चुका पाने के कारण क्या किया, तो महाजनों उस पशु को हड़प लिया, ठीक ना। इसके खेत को भी हड़प लिया, पहले कर्जा चुका तब तो वो खेत लौटाएंगे, पहले जब कर्जा चुका तब तुम्हारा पशु लौटाएंगे। फलतः उनका आर्थिक एवं शारीरिक शोषण बढ़ गया। ऐसी परिस्थिति में उन्हें वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि जातीय आधार पर संथाल, कोल, मुंडा आदि के रूप में अपने आप को संगठित किया गया, ठीक ना। उसको जातीय आधार पर क्या कर गया, बांटना पड़ गया। परंतु इस संगठन के द्वारा कभी भी उन्होंने अपने समूह पर आक्रमण नहीं किया, ठीक ना। वो बट जरूर गए, जातीय आधार पर बट जरूर गए, लेकिन कभी भी जो है दूसरे जाति पे क्या किया, आक्रमण नहीं किया। तो बाकी जो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद।